गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रमन फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम है। बच्चों, आज हम लोग वेव ऑप्टिक्स में एक थ्योरी को पढ़ेंगे, एक सिद्धांत को पढ़ेंगे, एक प्रिंसिपल को पढ़ेंगे। उस प्रिंसिपल का नाम है हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेन एक वैज्ञानिक का नाम था। उसने एक प्रिंसिपल दिया, एक सिद्धांत दिया, जिसका एकमात्र उद्देश्य था कि वेव फ्रंट कैसा बनेगा, वेव फ्रंट क्या होता है, वेव फ्रंट अगर बन गया तो उसका अगला वेव फ्रंट कहाँ बनेगा। इन सारी चीज़ों को एक क्वेश्चन समझते हुए हल करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हाइजेन नाम के वैज्ञानिक ने एक प्रिंसिपल दिया, जिसको हम लोग हाइजेंस प्रिंसिपल कहते हैं। उनके प्रिंसिपल में 3 स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट एक ही है, लंबा चौड़ा था। मैंने उसको 3 छोटे छोटे सेंटेंस में बांट दिया। तो परीक्षा में आएगा, हाइजेंस प्रिंसिपल को लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप तीनों स्टेटमेंट लिखेंगे और उसका एक फिगर बनाएंगे, जो आपको नोट्स में दे चुके हैं। आज सिर्फ बातों को एक एक करके समझा दें कि क्या उस सेंटेंस में लिखा हुआ है। कहता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए। वीवीआई आप इसे कह सकते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है, एक एक करके हम हिंदी भी समझाते चलेंगे और सेंटेंस को पढ़ते भी चलेंगे। एवरी सोर्स ऑफ लाइट, लाइट का जितना भी सोर्स होता है, चाहे वो छोटा सोर्स हो, बड़ा सोर्स हो, लाइट का जितना भी सोर्स होता है, इज ए सेंटर ऑफ डिस्टरबेंस। इज ए सेंटर ऑफ डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस मतलब वेव। मैंने पिछले क्लास में बताया था, वेव का दूसरा नाम डिस्टरबेंस है। क्या बोला? एवरी सोर्स ऑफ लाइट इज ए सेंटर ऑफ डिस्टरबेंस, मतलब प्रकाश का जितना भी स्रोत है वो वेव का केंद्र माना जाता है। मतलब अगर ये लाइट का सोर्स है, इसको हम लाइट का सोर्स कहते हैं, तो निश्चित तौर पर यहां से डिस्टरबेंस निकलेगा, मतलब वेव निकलेगा। वेव का केंद्र हो गया। लाइट का सोर्स है, मतलब वेव का केंद्र है। ऐसा मैं नहीं कहता हूं, ऐसा हाइजेंस बोला। फ्रॉम विच, जिस केंद्र से, फ्रॉम विच वेव्स स्प्रेड। स्प्रेड मतलब फैलता है। जहां से वेव निकलकर फैल जाता है, इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में। जैसे थोड़ा सा यहां पर समझाना चाहते हैं। मान लो कि लाइट का सोर्स है। लाइट का सोर्स है मतलब यहां से डिस्टरबेंस निकला, इसका मतलब वेव निकला। वेव निकला, इस तरह से वेव निकला और सभी डायरेक्शन में निकला, सब तरफ निकलेगा। और जब ये वेव निकलेगा तो पार्टिकल्स को वाइब्रेट करवाएगा। पार्टिकल्स को वाइब्रेट करवाएगा। ये सब पार्टिकल्स हैं और इन सभी पार्टिकल्स को आपस में कनेक्ट कर देंगे तो एक लोकस बनेगा। लोकस, जिस लोकस को हम वेव फ्रंट कहते हैं। इस लोकस को वेव फ्रंट कहते हैं। ये बात तो हम पिछले क्लास में बता चुके थे, लेकिन यह बात किसने बताया था? यह बात हाइजेन नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, जिसको अपने सेंटेंस में, अपने कथन में, अपने स्टेटमेंट में भी उसने लिख डाला। द पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, एक साथ जितना पार्टिकल्स वाइब्रेट किया, विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सोर्स। मैंने कहा था कि सोर्स से सभी तरफ का डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। जिस सरफेस पे लाई करते हैं, लाई ऑन ए सरफेस इज कॉल्ड वेव फ्रंट। उस सरफेस को
वेव फ्रंट कहते हैं। ये हो गया इसका पहला स्टेटमेंट। फिर कहता है दूसरा स्टेटमेंट, each particle on wavefront behaves as new source of disturbance from which produces secondary wavelets which travel in all directions with same speed। इसको समझने की आवश्यकता है, मैं इसको समझा देता हूँ। बहुत सिंपल बात बोला, जैसे इसको मैं मिटा देता हूँ और यहीं पे थोड़ा सा समझा देता हूँ कि क्या कहता है सेकेंड स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है बच्चों, मान लीजिए ये लाइट का सोर्स था, यहां से कुछ वेव निकला, इस तरह से वेव निकला और पार्टिकल्स को वाइब्रेट कराया। इन तीनों पार्टिकल्स को हम जोड़ दिए तो इसको तो हम क्या कहेंगे, इस सरफेस को वेव फ्रंट कहेंगे। आप जरा ध्यान दीजिए कि इस वेव फ्रंट पर कितने पार्टिकल्स मैंने दिखाया, 3 पार्टिकल, 1 2 3। ये तीनों पार्टिकल्स कंपन कर रहे हैं, 4 दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 4 पार्टिकल्स। अब कहता है सेकेंड स्टेटमेंट, ईच पार्टिकल लाई ऑन वेव फ्रंट। वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स हैं, बिहेव्स एज, व्यवहार करता है, बिहेव्स एज न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। लो, ये चारों का चारों पार्टिकल्स 1 2 3 जितना भी 4 है, ये डिस्टरबेंस के नए केंद्र की जैसा बिहेव करेंगे। मतलब ये चारों पार्टिकल वही काम करेगा जो पहले ये सोर्स करता था। मतलब यहां से भी वेव निकलेगा, इस तरह से वेव निकलेगा, इस तरह से वेव निकलेगा और ये वेव का नया केंद्र बन जाता है। पहले मेरे पास वेव का एक केंद्र था, एक ने 4 केंद्र बनाया, अब 4 हो सकता है 64 को बनाए। अब यहां से जो वेव निकलेगा उसका स्पीड वही रहेगा जो यहां पर स्पीड था और ये सब आगे चलकर जिन जिन पार्टिकल्स को इस प्रकार से वाइब्रेट कराएंगे, इसको आपस में कनेक्ट करेंगे तो इसको कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। क्योंकि सेकेंड टाइम बना इसलिए इसको सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। अब इस पर जितने पार्टिकल्स होंगे वो डिस्टरबेंस के नए केंद्र की तरह बिहेव करेंगे और फिर वो सेकेंडरी वेवलेट्स बनाएंगे और इस तरह से पूरा मीडियम में वेव फ्रंट बनता चला जाता है। इसको वेव फ्रंट कहेंगे, इसको सेकेंडरी वेवलेट्स कहेंगे और इसके द्वारा जो बनेगा उसको भी सेकेंडरी वेवलेट्स कहेंगे, इसके द्वारा जो बनेगा उसको भी सेकेंडरी वेवलेट्स कहेंगे। और आपको हम कल भी पढ़ा चुके थे कि ये पहले स्फेरिकल होता है और आगे चलते चलते ये प्लेन हो जाता है। इस बात को तीसरा स्टेटमेंट में कहा गया, द न्यू पोजीशन ऑफ द वेवफ्रंट एट एनी टाइम इज envelop of secondary wavefront। वेवफ्रंट एट दैट इंस्टेंट जो सेकेंडरी वेवलेट्स बनेगा उस पर हम टेंजेंट खींच देंगे तो वो हमको नया वेवफ्रंट का पोजीशन बता देता है। तो इस प्रकार से ये था हाइजेंस प्रिंसिपल का स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट के बाद आपको फिगर बनाना है जो कि नोट्स में हम बना चुके थे, फिर भी मैं बोर्ड पे छापा हूं, आपको समझा देता हूं। फिगर देखिए बच्चों, फिगर में मेरे पास ये पहला सोर्स है, पहला सोर्स S, ये लाइट का सोर्स है मतलब वेव का सोर्स है। तो आप शॉर्टकट में ऐसे बोलो ना, लाइट को लाइट वेव बोलो। अगर मेरे पास टॉर्च है, टॉर्च से लाइट निकल रहा है तो टॉर्च को हम क्या कहेंगे, लाइट का सोर्स कहेंगे। लेकिन वेव ऑप्टिक्स में तुम कहो कि टॉर्च लाइट वेव का सोर्स है। क्यों? क्योंकि लाइट वेव की तरह बिहेव करता है। तो
तो टॉर्च इज द सोर्स ऑफ लाइट वेव। पहले हम लोग क्या कहते थे? टॉर्च इज द सोर्स ऑफ लाइट। अब लाइट के साथ एक नया कैरेक्टर पढ़ रहे कि लाइट एक वेव है। तो मेरे पास ये लाइट वेव का एक सोर्स है, यहां से लाइट निकला, इस तरह के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब किया, 1 2 3 4 पार्टिकल्स, सबों को हम इस प्रकार से कनेक्ट किए तो वेव फ्रंट बना। पहले स्फेरिकल वेव फ्रंट बना, यही चलते चलते डिस्टेंस सोर्स में गया, लंबी दूरी के बाद ये जो इस प्रकार से गोल था वो इस प्रकार से प्लेन हो गया। दैट मीन्स a spherical wavefront becomes plane, appears as plane after traveling long distance। लंबी दूरी तय करने के बाद spherical wavefront प्लेन बन जाता है। तो आप उस स्टेटमेंट को लिखने के बाद उसके नीचे ये दोनों फोटो छापेंगे, और आपको नोट्स में भी बता चुके थे ये फोटो बिल्कुल अगल बगल छापना है। ऐसा नहीं कि इस फोटो को ऊपर और उसको नीचे छाप देंगे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि यही थर्ड पार्टिकल्स वहां दिखाए हैं, फोर्थ पार्टिकल्स वहां दिखाए हैं, सेकेंड पार्टिकल्स वहां दिखाए हैं। फर्स्ट पार्टिकल छोड़ दिए, पांचवा पार्टिकल्स में छोड़ दिए, वो आपके चॉइस पर है। तो बिल्कुल अगल बगल छापना है। ये था हैजन्स प्रिंसिपल जो एग्जाम में आ सकता है। आप इसे तैयार करें और अपने सिलेबस को इस रूप से देखें कि अगर परीक्षा में आ जाए तो मैं इसको लिख सकता हूँ। प्रैक्टिस करके रखें। अब मैं इसके आगे की बात थोड़ा और बताऊंगा। हाँ तो बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है आगे के स्टडी के लिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, और वो लाइट वेव से संबंधित बात है। कहता है बच्चों, द जनरल इक्वेशन ऑफ लाइट वेव इज गिवन बाय। अब मन में सवाल उठेगा, जनरल इक्वेशन क्या होता है सर? तो शॉर्टकट में समझ लो बच्चों, इक्वेशन वह चीज होता है जो उस वस्तु का संपूर्ण कैरेक्टर को बताता है। थोड़ा देर के लिए उदाहरण के लिए सोचो। आप गणित में सर्कल का इक्वेशन पढ़े होंगे, तो सर्कल का इक्वेशन क्या बताता है? तो सर्कल का समीकरण, सर्कल का इक्वेशन सर्कल के संपूर्ण विशेषता को बताता है। पाराबोला का इक्वेशन पढ़े होंगे, तो पाराबोला का इक्वेशन पाराबोला का संपूर्ण कैरेक्टर को बताता है, उसकी सारी विशेषताओं को बताता है। हाइपरबोला का इक्वेशन हाइपरबोला के संपूर्ण विशेषता को बताता है। तो इक्वेशन अगर किसी का है तो उसका मुख्य काम है उसके संपूर्ण विशेषताओं का वर्णन करना। गागर में सागर समझ लो, कैरेक्टर बहुत है, लिखने में समय लगेगा, एक समीकरण में उसको सजा दिया जाता है। तो उसी तरह से आज हम लोग लाइट वेव का इक्वेशन पढ़ेंगे जो लाइट वेव के संपूर्ण विशेषताओं को बताएगा, और वो है y = a sin ω t + phi। अगर ऑफलाइन क्लास होता तो इसको साबित करके दिखाते, लेकिन कोई बात नहीं, हम सभी टर्म का परिचय बता देंगे। ये समीकरण याद रखेंगे, ये लाइट वेव का जनरल इक्वेशन है जो लाइट के संपूर्ण विशेषताओं को, कैरेक्टर्स को बताता है। बच्चों इसमें y जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। पार्टिकल, जो पार्टिकल वाइब्रेट करता है, कंपन करता है, उसका ये डिस्प्लेसमेंट होता है। कंपन क्यों करता है? लाइट वेव के द्वारा। एक को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब सवाल उठेगा एम्पलीट्यूड क्या है, तो इसका एक और नाम बता देते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है पार्टिकल का, सबसे बड़ा डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल का होता है
उसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं। ओमेगा, इसको डब्ल्यू नहीं पढ़ेंगे, इसको ओमेगा पढ़ेंगे। ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं और ओमेगा का फार्मूला होता है 2 पाई न्यू, जहां पर न्यू को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। न्यू को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको पढ़ेंगे फाई, फाई को फेज एंगल कहते हैं, जो कि लाइट वेव 60 डिग्री का फेज रखता है, 30 डिग्री का फेज रखता है, 45 का रखता है, वो इस एंगल से पता चलता है। तो y डिस्प्लेसमेंट हो गया, a एम्पलीट्यूड हो गया, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया और फाई जो है वो फेज एंगल हो गया और t तो पुराना है, टाइम को दर्शाता है। मींस अगर हम बात करें तो जो जनरल इक्वेशन है वो साइन के फॉर्म में चलता है, साइन और कॉस के कर्व को पालन करता है। इसका ग्राफ भी बन सकता है, आवश्यकता पड़ेगी तो ग्राफ भी छाप के आपको दिखाएंगे। ये कॉन्सेप्ट आप माइंड में सेट करेंगे। इसके आगे की बात नेक्स्ट लेक्चर में सिखाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। इन सारी चीजों को आप कंप्लीट करते चले, समय का अभाव है, बिल्कुल रेस्ट नहीं ले, जोश और जुनून से कंप्लीट